नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं और इस समय वो इटली में हैं। इटली से उनकी जो तस्वीरें आ रही है उससे कहीं से ये नहीं पता लगता कि भारत में कोई आर्थिक संकट दिखाई पड़ रहा है, किसी तरीके की कोई कमी दिखाई पड़ रही है। हालांकि प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी खुद जब यहाँ से रवाना हुए तो उससे पहले उन्होंने बता दिया कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है, आप लोग हर चीज़ की बचत करिए। लेकिन बाहर कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने तो लोगों से कहा कि आप लोग साल भर विदेश भी मत जाइए, लेकिन खुद गए हुए हैं, 5 देशों की यात्रा कर रहे हैं और इटली अब इस यात्रा का आखिरी पड़ाव है। उसके बाद भारत आएंगे। आने के बाद क्या कुछ होता है वो देखा जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह की उनकी तस्वीरें आ रही हैं उसको लेकर विपक्ष ने ज़बरदस्त निशाना साधा है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ देश आर्थिक संकट में है और प्रधानमंत्री वहाँ टॉफ़ी बांट रहे हैं। इटली में वहाँ टॉफ़ी और चॉकलेट बांट रहे हैं। कहाँ बांट रहे हैं, किसको बांट रहे हैं और आखिर क्यों बांट रहे हैं? इटली से पहले जिस तरह की और तस्वीरें आईं उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया दुनिया भर में, क्योंकि वहाँ पता लग गया कि हमारा लोकतांत्रिक ढांचा किस तरह का है। बहरहाल इन सब के क्या नतीजे होंगे, क्या कुछ हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे देशों में जाकर इतने ज़्यादा निश्चिंत कैसे रहते हैं, क्यों रहते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्टूडियो में। और सवाल आपसे सर सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ने यहाँ जिस तरह का 7 पॉइंट का एक लोगों को बताया कि एक अपील जारी की कि आप लोग ऐसा करिए, वैसा करिए, ये न करिए, वो न करिए, आखिर विदेश में जिस तरह की उनकी तस्वीरें आ रही हैं वहाँ उसको देखने से कहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री को किसी तरह की कोई चिंता भी है? देखिए मिश्रा जी, असल में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो हम लोग सोच रहे थे कि संकट आने वाला है, वास्तविकता में संकट आ गया है, बहुत बड़ा संकट आ गया है। आपको शायद पता हो, जो मैंने देखे यूट्यूब में वीडियोस देखे, उसके अनुसार जो ट्रकर्स एसोसिएशन है वो स्पष्ट रूप से कह रही है कि हमारी 90 लाख ट्रक्स हैं पूरे हिंदुस्तान में। इसमें करीब 18 लाख ट्रक्स जो हैं वो एनसीआर के अंदर हैं। हमने इनके पहिए रोक दिए हैं और अगर 2-1 दिन के अंदर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम सारे हिंदुस्तान के अंदर ट्रकर्स जो हैं स्ट्राइक कर देंगे। उनकी समस्या क्या है, जो हम समझ रहे थे कि समस्या आने वाली है, उनकी समस्या यह है कि आज के तारीख में अगर आप डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ा रहे हैं और उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है तो हर चीज उपभोक्ता पे क्यों डाल रहे हैं आप क्यों नहीं टोल टैक्स फ्री कर देते? जैसे आपको याद होगा कि जब कोविड आया था उस समय टोल आपने फ्री कर दिया था। अब टोल जो है वो 2 लाख रुपए महीना भी आपको, 2 लाख करोड़ भी आपको इकट्ठा करना है, आपको जीएसटी भी कलेक्ट करना है, आपको जो वो हैं ड्राइवर्स हैं उनके भी हित के बारे में नहीं सोचना है, आपको उपभोक्ता के बारे में भी नहीं सोचना है, आपको केवल अपने कॉफर्स भरने हैं और उसके बाद उद्योगपतियों के लोन माफ करने हैं। तो देखिए जो बॉडी लैंग्वेज हम देख रहे हैं मोदी जी की, हमने देखा वहां पे इटली की, चलिए उनकी अच्छी ट्यूनिंग है, अच्छी बात है, ट्यूनिंग होनी चाहिए इटली और भारत की, और हर देश के राष्ट्राध्यक्ष से हमारी ट्यूनिंग होनी चाहिए। लेकिन वहां पे जिस प्रकार से हमने देखा कि उनको मेलोनी चॉकलेट दे रहे हैं और मेलोनी जी ये भी कह रही हैं कि भाई ये चॉकलेट जो है और एक हंसी का ये बिल्कुल उसी प्रकार की स्थिति हो रही है। जबकि बड़ी गरीबी हो गई थी फ्रांस में और वहां की क्वीन के पास लोग गए थे कि साहब रोटी खाने को नहीं मिल रही है, तो उन्होंने कहा था भाई रोटी खाने की क्या जरूरत है, ब्रेड क्यों नहीं खाते, केक क्यों नहीं खाते, इसी प्रकार की बात। तो इस प्रकार की चीज लग रही है हमारे देश के अंदर। ओला उबर की समस्या है, जो स्विगी जोमेटो वाले हैं, जो गिग वर्कर्स है उनकी समस्या है, हर व्यक्ति की समस्या है, जो फैक्ट्री वर्कर्स है उनकी समस्या है। जो आपने एक नारा तो दे दिया। अमित शाह जी सोचिए, कोई भी आदमी जो अर्थशास्त्र थोड़ा भी जानता है, अगर कल्पना कीजिए कि हमारा मिडिल क्लास परचेजिंग छोड़ दे, जैसा मोदी जी कह रहे हैं, हमारी जीडीपी -20% चली जाएगी। बिल्कुल, मार्केट में पैसे का फ्लो तभी तो रहता है जब खरीद फरोख्त होती रहती है, चीज़ों की खरीद और बिक्री बंद हो जाएगी, लोग सारी चीज़ें कम खरीदना शुरू कर देंगे तो फिर क्या होगा। कई बार, अब आप तो अर्थशास्त्र के जानकार हैं सर, हमने भी जो पढ़ा हुआ है उसमें यह है कि अर्थशास्त्र में जब गिरावट का दौर आता है तो कोशिश की जाती है कि निर्माण गतिविधियों को बढ़ाया जाए। वो इसीलिए किया जाता है कि लोगों के पास पैसा आएगा, वो खर्च करेंगे, इकॉनमी थोड़ी सी रफ्तार पकड़ेगी। यहाँ कहा जा रहा है कि आप खर्चे कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए, खरीद फरोख्त कर दीजिए। जब सब बंद हो जाएगा तो कहाँ से आप इसको रफ्तार कहाँ से देंगे?
तो वो जो क्लास है, वो जो अपर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, जिसके पास थोड़ा भी सरप्लस है, उससे आप कह रहे हैं कि इनकम आप जो है खर्चे कम कर दीजिए। अब जैसे 2007-8 में जब सब प्राइम क्राइसिस आई थी और विश्व के अंदर हर जगह आर्थिक समस्या थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या इलाज ढूंढा था? उन्होंने जो मनरेगा था उसका बजट बढ़ा दिया था और गरीब लोगों के हाथ में पैसा दे दिया था। हाँ। देखिए, गरीब के हाथ में आज अगर मान लीजिए मोदी जी ये कहें कि मैं अब पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाऊंगा, मेरी देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी बन गए हैं, हमारे पास किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, तो एक 50-50 हजार करोड़ हर ऑयल कंपनीज को आप सब्सिडाइज कर दीजिए, उपभोक्ता के पेट्रोल डीजल के दाम मत बढ़ाइए, ये सरप्लस क्रिएट होगा। इसके बाद आपने मनरेगा को डाउनसाइज कर दिया। गरीब तो ये समस्या देखिए बहुत ज्यादा मैनीफोल्ड हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था गरीबों के हाथ में पैसा देके, बिल्कुल उसके विपरीत दिशा में आप चल रहे हैं जी। और यही एक क्लास, एक भाई देखिए हमारे आगे 10% भी मिडिल क्लास है जिसके पास कुछ पैसा बचा हुआ है। 10% भी कितना होता है आप सोचिए, 140 करोड़ का 10% 14 करोड़ होता है। तो 14 करोड़ ही कार खरीद रहे हैं, 14 करोड़ ही मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, यही पिक्चर देख रहे हैं, यही अच्छा खाना खा रहे हैं, इनसे आप करें पैसा मत खर्च करो। भाई जो बहुत अमीर आदमी है उसके बाद फुर्सत ही नहीं है पैसा खर्च करने की, वो तो इंडस्ट्री लगाए चला जा रहा है विदेश में जाके। अब आपके अडानी जी अगर 1 लाख करोड़ का डॉलर का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में जाके करेंगे तो आपका रुपया और कमजोर हो जाएगा। और क्या भाई, जो इन्वेस्टमेंट अडानी जी को हिंदुस्तान में करना था अपना केस खत्म करने के लिए, अगर वो वहां जाके 15,000 एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे और 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसका मतलब ये डॉलर का आउटफ्लो होगा। डॉलर का आउटफ्लो होगा तो हमारे देश के अंदर रुपया और आज आप देखिए 97 क्रॉस कर गया है रुपया जी। और अब बड़े बड़े अर्थशास्त्री ये बता रहे हैं कि ये जिस गति से बढ़ रहा है, हर 2 दिन में वो 1% बढ़ जाता है, मतलब कमजोर हो जाता है रुपया, तो ये 150-200 ना पहुंच जाए। ऐसा ना हो जाए कि हमारे देश में, तो मोदी जी का इस समय प्राथमिकता क्या होनी चाहिए थी कि ये वहां जाके चॉकलेट बांटना, टॉफी बांटना, हंस के गिलगिला के और फोटो शूट कराना और पूरे वर्ल्ड में उसको छुपाना, क्योंकि हम लोगों के दिल जल रहे हैं, हम भारतवासियों के। और कम से कम जो गरीब वर्ग है, जो हमारे यहाँ कम से कम 80-90 करोड़ है, उनको इस बात की चिंता है, किसानों को इस बात की चिंता है, उनको अगर फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, फूड प्रोडक्शन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इतनी बड़ी समस्या मुंह बाए खड़ी हुई है और वहां पे विदेश यात्रा में आप गिफ्ट दे रहे हैं। गिफ्ट देनी है तो अकेले में दे दीजिए, उसका फोटोशूट करा के हमारे दिल को मत जलाइए। बिल्कुल यही बात, अब इसको लेकर जाहिर सी बात है कि आलोचना होगी और विपक्ष आलोचना कर भी रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हाँ, तूफान आने वाला है, संकट का तूफान आने वाला है। प्रधानमंत्री वहाँ चॉकलेट बांट रहे हैं और टॉफ़ी बांट रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और सर, अगर हम देखें, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की ये एक इसमें विदेश नीति के तहत एक नई डिप्लोमेसी नहीं आप देख रहे हैं। अगर इसको हम इस सेंस में देखें कि अभी तक तो गले मिलते थे या फिर ज़बरन कहा जाता था कि वो गले मिलते हैं, बहुत से लोग नहीं मिलना चाहते थे फिर भी वो गले लगा लेते थे। अब ये तरह महिला शासनाध्यक्ष जहाँ पर हैं उनके साथ ये गिफ्टिंग करना और टॉफ़ी देना और उसके बाद सेल्फी लेना, तस्वीर मुस्कुराते हुए खिंचवाना, उनके साथ गार्डन में और बालकनी में टहलना घूमना, तो ये इस डिप्लोमेसी को आप किस तरह से देखते हैं? इससे भारत को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, अगर ये अच्छा समय होता, अगर ये हमारे देश के अंदर गरीब और पूरा हमारा देश के जो जनता है वो परेशान न होती, इस प्रकार की समस्या मुंह बाए न खड़ी होती, हमने आपत्ति नहीं की थी। जब मिसेस बाइडेन को 7.5 कैरेट का हीरा दिया गया था, हमने तब भी आपत्ति नहीं की थी। जिस देश में आप जाते थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्किस्तान, मतलब उज्बेकिस्तान, जहां जाते थे 5-5, 10-10 हजार करोड़ बांट के चले आते थे। हमारे देश के अंदर जहां भुखमरी की स्थिति थी, उस समय हमने इसलिए नहीं बोला कि हम जानते थे चलिए अच्छा समय है, देश आगे बढ़ रहा है, कोई परेशान। आज जब सबसे बड़ा संकट, लोग कह रहे हैं कि सदी का सबसे बड़ा संकट है, उस समय अगर इस तरह के फोटोशूट करा के आप हमारे दिल को जला रहे हैं तो परेशानी है। देखिए, अभी आपने देखा पुतिन को किस प्रकार से शी जिनपिंग ने रिसीव किया, किस प्रकार से उनकी आवभगत की, किस प्रकार से क्लोज डोर मीटिंग हुई और किस प्रकार से उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ट्रीट किया। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप के ट्रीटमेंट को और जो पुतिन का ट्रीटमेंट हुआ उसे आप देख लीजिए, और जिस प्रकार से आप देखिए, सुबह ट्वीट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि साहब मैं ईरान को खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, 2 घंटे के बाद कहते हैं ईरान के सैंक्शन हटाने के लिए तैयार है। इसका मतलब यह है, उनको ये समझ में आ गया है
कि ईरान चट्टान की तरह खड़ा हुआ है और भारत ने एक गलत दोस्त इस समय चुन लिया है जिसे पूरा विश्व छोड़ चुका है। और आज के तारीख में इतनी बुरी स्थिति में जब हमारे प्रधानमंत्री को देश में रहकर देश का नेतृत्व करना चाहिए था, हम लोगों की बात सुन के हमारी समस्याओं का समाधान करना चाहिए था। नीट पेपर लीक हो रहा है, पटना के अंदर बच्चे पिट रहे हैं, किसान अपने अपने आंदोलन की बात कर रहे हैं, सरकारी एम्प्लॉइज, आपको मिश्रा जी पता होगा 2 दिन पहले रामलीला ग्राउंड में पूरा रामलीला ग्राउंड भरा हुआ था और यह किसी गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। कारण यह है वहां पे, और ये स्वयं स्फूर्त था, इसे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया था, पूरा रामलीला ग्राउंड भरा हुआ था क्योंकि देश के अंदर केवल 5 स्टेट ऐसी हैं जो पहले कांग्रेस रूल्ड थी जी, जहां पे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। बाकी प्रदेश वाले कह रहे हैं कि हमें भी ओल्ड पेंशन स्कीम दो। भाई राजस्थान और मध्य प्रदेश लगे हुए हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़ में है, हिमाचल प्रदेश में है, तो वो कह रहे हैं पड़ोसी राज्य वाले कि भाई ये आप शेयर मार्केट गिरता जा रहा है, बॉन्ड यील्ड कम होती जा रही है, तो कहां यूनिफाइड पेंशन स्कीम में हमको लगा दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम दो। तो ये ना तो सरकारी एम्प्लॉइज की सुन रहे हैं, एक्स सोल्जर जो हैं वो अपनी समस्या से ग्रस्त हैं, किसान अपनी समस्या से ग्रस्त हैं, एल नीनो का खतरा आपके चेहरे पे रखा है, फर्टिलाइजर की शॉर्टेज होने वाली है, फूड की शॉर्टेज होने वाली है। तो इस समय अगर चॉकलेट देकर और उस चॉकलेट पे इस प्रकार की हंसी वास्तविकता में सहन नहीं करने में हम लोग योग्य हैं। लेकिन सर हम लोग सहन नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया इसको किस तरीके से देखती है? एक नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो एक नई किस्म की डिप्लोमेसी का रूट मैप नहीं तैयार कर रहे हैं कि एक उसका रास्ता तैयार कर रहे हैं? नहीं, ये कैसी डिप्लोमेसी? आप सोचिए, जब ईरान का एक जहाज आपके इनविटेशन में आया जी और उसके बाद उस पर बम्बार्डिंग हो गई, उसका नुकसान हो गया, श्रीलंका ने मदद की, हमने नहीं मदद की, और फिर आके भक्त लोग ये कहने लगे हमारी सीमाओं से बाहर था जी। अच्छा चलिए, सीमाओं से बाहर था, लेकिन एक आपने अपनी गुडविल खो दी। तो इस प्रकार की चीजें जब हो रही हैं, जब आप देख रहे हैं कि विश्व के अंदर जो स्थिति बन रही है उसमें आपको जो आपने स्टैंड लिया है उसकी वजह से आपको पता, तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये फॉरेन पॉलिसी है, ये फॉरेन पॉलिसी हमको इतना ज्यादा नुकसान कर रही है। जब आपका रुपया 97 पे पहुंच रहा है, जब आपके क्रूड के प्राइस बढ़ते चले जा रहे हैं, जब इस बात की आशंका है कि युद्ध जो है अपने स्तर पे बढ़ाता चला जा रहा है, उस समय जो घटनाएं घटने वाली हैं 15-20 दिन के बाद, 1 महीने के अंदर, उस समय मोदी जी हमारे इटली में और नॉर्वे में, अच्छा फिर नॉर्वे में देखिए क्या हुआ। आप बताइए, हमारे देश की, आप मिश्रा जी खुद बताइए, या देश का एक भी नागरिक अपने दिल पे हाथ रख के बता दे उससे हमारी छवि इंप्रूव हुई या डिटोरिएट हुई? भाई ये तो उसी तरह की बात हुई ना, जैसे मैं क्लास में हूं, वाली क्लास टीचर हूं जी। अच्छा, जैसे वो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स के जो वहां पे सज्जन बैठे हुए थे, वो कहते हैं दिस इज माई प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये तो उसी तरह की बात हुई जैसे टीचर, देखिए 2 प्रकार के होते हैं मिश्रा जी। एक टीचर्स होते हैं दिस इज माय क्लास, नोबडी विल आस्क क्वेश्चन, एनीबॉडी हु आस्क क्वेश्चन मैं उसके इंटरनल में मार्क्स काट लूंगा। अच्छा, दूसरी क्लास होती है जिसमें मैं हमेशा शामिल रहा, मैंने कहा यार चैलेंज करो मुझे क्लास के अंदर, प्रश्न पूछो, मुझे छोड़ो मत। और बल्कि टीचर्स के सामने स्टूडेंट्स की मीटिंग में मैंने कहा है, अपने स्टूडेंट से कहा है, टीचर्स की जान मत छोड़ना, इन्हें आसानी से मत छोड़ना क्लास के अंदर, जब तक तुम्हारे प्रश्नों का जवाब न दे इन्हें क्लास से निकलने मत देना। कारण यह है, इनको इसलिए तनख्वाह मिलती है कि तुम्हारे माँ बाप ने जिस आशंकाओं से, आकांक्षाओं से तुम्हें क्लास में भेजा है उसका हित पूरा होना चाहिए। देखिए, बच्चों का हित, और इसी प्रकार से आपने वहां जाकर एक प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न का जवाब दे देते, फिर कहते हैं ये साहब प्रेस ब्रीफिंग है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो जो सेक्रेटरी साहब थे, वो ऐसे गुस्सा हो रहे थे जैसे वो। अच्छा, फिर एक महिला इस लड़की को जो बेचारी प्रश्न पूछ रही थी, जर्नलिस्ट, उसे आंखें तरेर के देखा, तो बाकी नॉर्वेन से कहा ये देखो ये नॉर्वे है, यहां ये सब नाटक नहीं चलेगा, हिंदुस्तान नहीं है। तो हमारी छवि क्यों खराब कर रहे हो वहां जाके भाई? अच्छा, उसके बाद वो लड़की, आप सोचिए मिश्रा जी, जिस बच्चे को कोई नहीं जानता था, आज के तारीख में करोड़ों फॉलोअर्स हो गए पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इससे क्या होगा? इससे मोटिवेशन होगा हर जर्नलिस्ट को, हर देश के जर्नलिस्ट को। जहां जहां मोदी जाएंगे, केवल इसलिए कि इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया, हर जगह जर्नलिस्ट अपने को फेमस करने के लिए, करोड़ों फॉलोअर्स बनाने के लिए वो प्रश्न पूछेगा और मोदी जी को जवाब देना होगा। तो आपने एक अपना वनरेबल पॉइंट दे दिया है कि वहां के जर्नलिस्ट को, अब जिस भी देश में आप जाएंगे आपको इसी तरह पीछा आपका किया जाएगा। अब देखिए, जो वो बना कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस जनता पार्टी में 15-20 लाख मेंबर्स बन गए, बड़े बड़े लोग उसमें मेंबर्स बन गए। जो व्यक्ति को कोई नहीं जानता था, जिसको नौकरी नहीं मिल रही थी, उस आदमी के 50 लाख फॉलोअर्स हो गए। इसका मतलब यह है कि एक मोटिवेशन है
ये भैया लोग जो है बहुत परेशान हैं, और जो भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं या उच्च पद में बैठे हुए लोग हैं, बोलते समय अपनी जबान पे लगाम दें, वरना जनता का रोष अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है, और वो समय जबकि ये लिमिट को क्रॉस कर चुका है, उस समय इस प्रकार के दृश्य बहुत ज्यादा हमें परेशान करते हैं। तो यह दो चीजें हैं सर। अब प्रधानमंत्री की जो विदेश यात्रा रही उसमें दो चीजें हाईलाइट हुई पूरी दुनिया में, जिसकी चर्चा अभी कल तक हो रही है, अभी भी हो रही है। वहां पर नॉर्वे के तो तमाम अखबार किस तरह से इसको देख रहे हैं, वो चर्चा भी हम लोगों ने की सुबह के कार्यक्रम में। यहाँ एक तो उस जो पत्रकार हैं उनका, नॉर्वे की पत्रकार, और उन्होंने जो सवाल पूछा, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने जो जवाब दिया, उसकी चर्चा हो रही है, और उसको लेकर भारत की जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। दूसरी तरफ जो दृश्य आज इटली से आए हैं, वहाँ की जो तस्वीरें आई हैं, तो उसको लेकर सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग बड़े आह्लादित हैं और कह रहे हैं कि ये जो डंका बजने वाली बात होती है, ये उसी का एक नतीजा है। इसी तरीके से डंका बज रहा है कि दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी के सामने वो किस तरीके से मिलते जुलते हैं। यानी मोदी जी की ये जो टॉफ़ी चॉकलेट वाली जो फॉरेन पॉलिसी है या डिप्लोमेसी है, इसकी बड़ी तारीफ हो रही है सोशल मीडिया में, और इस वाले कल वाली जो चीज़ है उसकी बड़ी बुराई हो रही है। उस महिला पत्रकार हेले लैंग जो है, उनकी तमाम बहुत एक कहा जाए कि बहुत ही अश्लील तरीके से उनके बारे में बातें हो रही है, जो बहुत ही ख़राब है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप किस में देख रहे हैं भारत का डंका बजता हुआ, इटली वाली तस्वीर में या जो नॉर्वे में जो कुछ हुआ है उसमें? देखिए, किसी को चॉकलेट देना, किसी को हीरे के हार देना, उसके बाद उसका थैंक यू बोलना, किसी के साथ नाश्ता करना, भाई ये देखिए एटिकेट्स हैं ये। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अगर दूसरे राष्ट्राध्यक्ष किया जाएगा, जैसे अमेरिका गए हमारे माननीय मोदी जी, वहां पे जाके डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी कुर्सी को खिसकाया जी, और मोदी जी बैठे। अच्छा, हमारे यहाँ फोटो शूट करके ऐसे दिखाया गया जैसे ये कोई एग्जाम्पलरी काम हो रहा है। भाई जो भी जाता है प्रेसिडेंट के यहाँ, अमेरिका के व्हाइट हाउस में, उसे बाहर जाके वो रिसीव करते हैं, और जो भी गेस्ट आता है उसकी कुर्सी सरकाते हैं, वो बैठ जाता है, क्योंकि वहां के कल्चर के अंदर आता है जी। बाकी लोगों को उन्होंने वहां जाके रिसीव किया, लेकिन मोदी जी को रिसीव नहीं किया क्योंकि वो ऑफिशियल विजिट नहीं थे जी। हाँ, लेकिन जो कुर्सी खिसकाई वो एक प्रकार से ये चीज थी कि जो वहां के एटिकेट्स के अनुसार आता है जी। लेकिन ये चीजें तब महत्व रखती हैं, जब बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं, जब आप आके ये कहते हैं कि वहां जाके जब हम गए हमने चॉकलेट नहीं खाई, हमने कोई वहां जाके नहीं दिखाया, लेकिन हम देश के लिए लेके आए। अब भाई हमारे देश को इस समय आवश्यकता किस बात की है? एफडीआई की है, बिल्कुल। तो हमें फॉरेन, अच्छा ये बताइए मिश्रा जी, एक चीज और बताइए, पिछले 4 महीने के अंदर 1,75,000 करोड़ रुपए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, एफपीआईज ने देश से विड्रॉ किया है। आप बताइए, चलिए हमारे देश के अंदर हो सकता है 2 पक्ष हों, एक मोदी जी के समर्थक हो, एक विरोधी हो। 1,75,000 करोड़ का विड्रॉल इन लास्ट 4 मंथ्स का मतलब यह है कि विदेशी भारत की अर्थव्यवस्था में विश्वास खो रहे हैं। इस समय हमने अपनी अर्थव्यवस्था का जो सबसे मजबूत कोण था वो था यहाँ का कंजम्पशन, यहाँ की कंजम्पशन इकोनॉमी, यहाँ के मिडिल क्लास के बाद परचेजिंग। आज आप उसका टाइट कर दिया। जो आदमी, एक बच्चा 1 लाख भी कमाता था, 25,000 इनकम टैक्स दे देता था, 75,000 मिलता था, 30,000 उसका ईएमआई में चला जाता था, बाकी वो खर्चे करता था। अब उसके पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ जाएंगे, आप बिजली के दाम भी बढ़ा देंगे, आप उसके बाकी चीजें बढ़ा देंगे, तो वो जो सरप्लस क्रिएट करके एडिशनल बाइंग करता था उसकी खत्म हो जाएगी। तो बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने में लोग लग जाएंगे, केवल दाल रोटी खाएंगे और उसके बाद कोई चीज नहीं खरीदेंगे, आपकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। तो जो हमारी अट्रैक्टिवनेस थी हमारी इकोनॉमी की, वो बिल्कुल बुरी तरह से खत्म कर दी गई है। विश्व का विश्वास, तो हम इन ये जो आपके फोटो शूट्स होते हैं ना, इससे हम बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं होते। अब आप ये सोचिए, वो नॉर्वे की वो महिला, वो बच्ची जो वहां जर्नलिस्ट है, वो राहुल गांधी से रिक्वेस्ट कर रही है। अब राहुल, ये तो बहुत बड़ा अपमान है कि भाई अगर देश के प्रधानमंत्री को इग्नोर करके वो राहुल गांधी से एक इंटरव्यू मांग रही है, और अगर इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें राहुल गांधी लोगों का जवाब देते हैं, और नॉर्वे ही जाके मान लीजिए जवाब देते हैं हमारे देश के बारे में, क्या हमारे देश की क्या खिल्ली नहीं उड़ेगी? जैसे मजाक मजाक में हम भी कह देते हैं, मंडी में कैसे मंडी के लोगों ने चुन लिया, फिर मंडी वाले कहते साहब हमने नहीं चुना, हम क्या करें। जैसे वहां निशिकांत दुबे हैं, उनको कैसे चुन लिया, वो कहते साहब हमने नहीं चुना, चुनाव आयोग ने चुन लिया। तो विश्व के लोग, नॉर्वे वाले कहेंगे एक लीडर ऑपोजिशन तो आके यहां 2-2 घंटे सबका जवाब दे रहा है, और देश के माननीय प्रधानमंत्री को, जिनको नाच देने की फुर्सत है,
वो डांस देख सकते हैं लेकिन एक प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते। अब मैं इस बात से बहुत परेशान हूं, जिस देश में जाएंगे वहां जर्नलिस्ट मोदी जी से प्रश्न पूछेंगे। अब ये बड़ी ज्यादा समस्या मैं देख रहा हूं कि मेरे माननीय प्रधानमंत्री का जो ये होगा विश्व के अंदर, वो मैं डर रहा हूं उससे। बिल्कुल। और एक चीज़ और आपने जो जिक्र किया सर, तीन बातों का, कि यहाँ पर क्या स्थितियाँ क्या हैं। यहाँ पर जो पुरानी पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारी लड़ रहे हैं, काफ़ी दिनों से लड़ रहे हैं, कई चुनाव में ऐसा लगा कि वो इस गेम चेंजर साबित होंगे, किया भी उन्होंने अपनी तरफ से। जो आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हमने नहीं चुना है इनको, इलेक्शन कमीशन ने चुना, ये जो इलेक्शन कमीशन के जरिए चुनाव होने की बात आ रही है, चुनने की बात आ रही है, चुनाव तो इलेक्शन कमीशन ही कराता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ही चुन भी लेता है, ये जो सवाल है, तो ये सवाल तो वहीं ले जा रहा है कि अब इस सरकार को अगर ऐसा ही वास्तव में हो रहा है तो फिर सरकार की चिंता किसको रहेगी? उसको केवल एक चिंता रहेगी, चुनाव आयोग की चिंता रहेगी। नहीं, देखिए मिश्रा जी, असल में जो बार बार हम लोग निवेदन करते हैं और बाकी लोग भी कहते हैं, संजय सिंह भी इस बात को कहते हैं, बाकी नेता भी कहते हैं, और सब एक मतैक्य पे आ रहे हैं कि ये रोने धोने से अब कुछ होगा नहीं। ये फैक्ट सबको पता है, हिंदुस्तान में बीजेपी सपोर्टर्स को पता है, अपोजिशन वालों को पता है कि ये जो चुनाव हो रहा है ये फार्स है, और इसके अंदर 27 लाख लोगों को वोट देने नहीं मिला। और काउंटिंग सेंटर के अंदर अगर जैसा अभिषेक बनर्जी आरोप लगा रहे हैं कि लोगों को मार मार के भगा दिया गया, ईवीएम दूसरा वोट डाला गया और तीसरे में गिना गया, अगर तो इसके बाद देखिए जनता का सब्र का बांध। लेकिन जैसे मैंने बार बार मैं आपके कार्यक्रम में कहता हूं, सनातनी हूं इसलिए कहता हूं कि ये जो भगवान कृष्ण ने कहा था, मुझे लगता है उनका अवतरण हो गया है, और वो ये दिखा रहे हैं कि अब अंत काल आ गया है और अब परिवर्तन की बात है। क्योंकि जनता इतनी ज्यादा परेशान हो जाएगी, इतनी ज्यादा परेशान हो जाएगी, जो राहुल गांधी कह रहे हैं उनका सब्र का बांध टूटेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोदी जी को, क्योंकि वो राष्ट्रभक्त हैं, मैं उनकी राष्ट्रभक्ति पे कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, चुनाव आयोग को नियमित करें, उन्हें कंट्रोल करें, ज्ञानेश कुमार ध्वज को हटाएं, और जिस प्रकार से टीएन शेषन जैसा हमारा चुनाव आयोग, जैसे इंदिरा जी 1977 में इलेक्शन हार गई थी लेकिन देश का लोकतंत्र और संविधान बच गया था, उसी प्रकार से मोदी जी को एग्जाम्पल रखना पड़ेगा। वरना मुझे लगता है कि देश एक ऐसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में नहीं जाना चाहिए, जो नेपाल श्रीलंका में हुआ। मैं नहीं चाहते मेरे देश के अंदर वैसा हो, लेकिन हो सकता है, क्योंकि श्रमिक परेशान हैं, किसान परेशान हैं, युवा परेशान है, मध्यम वर्ग परेशान है, गरीब लोग परेशान हैं, पूरी देश की जनता परेशान है। और वैसे समय में आप अगर बड़े बड़े पूंजीपतियों के लोन माफ करते हैं, उन्हें एडिशनल बेनिफिट्स देते हैं, टोल टैक्स नहीं घटाते हैं, तो जैसे जैसे 2 दिन के अंदर जितनी स्थिति परिवर्तित हुई है, तो मैं ये कामना करता हूं कि मोदी जी देश की समस्याओं से अवगत हों, आए, इसको फेस करें, हम लोगों को गाइड करें, और ये बताने का कष्ट करें कि ये दिशा जिस देश में हम जा रहे हैं, रुपया रोज 1% गिर रहा है, उसको कैसे रोकेंगे, हमारी समस्याओं का कैसे समाधान करेंगे। क्योंकि खबरें यहां तक की हैं कि पेट्रोल पंप, अच्छा पेट्रोल पंप में जो पंप ये तेल और मिलना बंद हो गया, इसका एक बहुत बड़ा कारण मिश्रा जी आपको पता ही होगा, वो ये हुआ था कि पहले ये होता था, पेट्रोल पंप वाले तेल मिल जाता था इंडियन ऑयल से, उसको बेच देते थे, जो पैसा आता था उसको वापस कर देते थे। अब इन्होंने नियम बना दिया है कि पहले कैश में दीजिए, पहले पैसा डिपॉजिट कीजिए, एडवांस में दीजिए, तब आपको हम तेल देंगे। उसकी वजह से जो छोटे लोग थे, जो छोटे पेट्रोल पंप वाले थे, वो परचेजिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो एक समस्या। अच्छा, फिर प्राइवेट कंपनीज वाले अभी भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके उसको प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं कम दाम पर, और देश की जनता को कोई सोच ही नहीं रहा है। तो देखिए, देश की जनता का सब्र का बांध भी न टूटे, मैं ये चाहता हूं। और साउथ के अंदर जैसे आपने देखा, तमिलनाडु के अंदर देखा, आज वो कहीं खेत में चले गए, कहीं वो बाग में जा रहे हैं, कहीं वो गरीब राहुल गांधी जिस प्रकार से एक तमिल महिला को रिसीव कर रहे हैं, तो ये जो एक अंतर दिखाई पड़ रहा है कि एक तरफ तो मेलोनी को चॉकलेट दे रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी एक महिला को गले लगा रहे हैं, गरीब महिला को गले लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, घबराइए मत, परेशान मत होइए। तो ये जो कंट्रडिक्शन है, ये देश के लिए खतरनाक है। मोदी जी को देश के गरीबों की चिंता करनी चाहिए, हम जैसे मध्यम वर्ग की चिंता करनी चाहिए, बड़े लोगों की, पूंजीपतियों की चिंता आपने 11 साल कर ली, लेकिन यह समय है जब हमारे को आपके अटेंशन की आवश्यकता है। बिल्कुल। अब आपने इस दौरान एक बात कही, मैं थोड़ा सा उसको नहीं समझ पाया, तो आप अगर कुछ डिकोड करें। आपने कहा कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता को हटाएं मोदी जी और एक सिस्टम को सही करें। अब मैं खैर ज्ञानेश गुप्ता को या चुनाव आयोग को हटाने की प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन मैं हटाने की बात अगर कर रहा हूं तो हटाकर जिसको लाएंगे, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जैसा कहा जाता है कि अपने मन से तो कर नहीं रहे, वो तो वही कर रहे हैं जो उनसे कहा जा रहा है, तो उनको हटाकर जिसको ले आएंगे वो भी तो यही करेगा, या उससे कुछ दूसरी उम्मीद। तो इसमें बजाय ज्ञानेश कुमार गुप्ता को हटाने के बजाय इसके बजाय उनको करना चाहिए कि
एक जो स्वतंत्र अस्तित्व है इस चुनाव आयोग का अभी तक रहा है, उस जो स्वतंत्रता को, वो जो इंटीग्रिटी है उसको वो मजबूत करें, वो अपना दिखाएं, दमखम दिखाएं कि हाँ चुनाव आयोग की अपनी क्या पावर है, उसको क्यों इंडिपेंडेंट संस्था है, क्यों उसको संविधान में एक ऐसी संस्था के रूप में रखा गया है कि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता है। तो ये इसके लिए तो इनिशिएटिव ज्ञानेश कुमार गुप्ता को ही लेना होगा। नहीं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी तो नहीं ले पाएंगे जब तक कि मोदी जी उनसे नहीं कहेंगे कि भाई देखो देश की स्थिति बहुत खराब हो गई है और देश में अब जो है सह नहीं पा रही है देश की जनता, और राष्ट्र हित में ये आवश्यक है कि आप हट जाइए, विदेश में जाके कहीं आपको मैं वहाँ की सिटीजनशिप दिला देता हूँ, वहाँ जाके बस जाइए। और उसके बाद मैं राहुल गांधी से कहूँगा कि भैया कोई एक्शन वैक्शन मत लेना, जो किया सो किया। अब एक ऐसा आदमी, और मिलके हम लोग ये डिसाइड करते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष वाले, एक ऐसा इंडिपेंडेंट आदमी आए जो ईमानदारी से चुनाव करे, कोई SIR ना हो, कोई बेईमानी ना हो, कोई वो ना हो, ईमानदारी से, जैसे हमारे देश में 80 साल से होता हुआ है, जो हारे वो सत्ता छोड़े, जो जीते वो सत्ता ले, बिना किसी परेशानी के। लेकिन पिछले 12 साल के अंदर हम लोगों ने जो महसूस किया है, ऐसा हमने पिछले 70 साल में नहीं किया था। तो इसलिए राष्ट्र हित में मोदी जी को यह करना चाहिए, राहुल गांधी को यह करना चाहिए कि जो बेईमानी हो गई सो हो गई, लेकिन अब एक इलेक्शन ऐसा करा दें, सारे इलेक्शन पूरे हिंदुस्तान की एक ऐसा करा दें जिसमें ईमानदारी से चुनाव हो, जो सत्ता में आए आ जाए, उसको देश की जनता का। लेकिन आज की तारीख में 90% लोग ये मानते हैं, बीजेपी वाले भी ये मानते हैं, ये जो चुनाव हो रहे हैं ये फार्स है और लोकतंत्र का, संविधान का मजाक बन रहा है। लेकिन सर आप कुछ ज्यादा ही आशावादी नहीं हो रहे हैं? आपको लग रहा है कि मोदी जी ऐसा कर देंगे? नहीं, अगर आशावादी, क्योंकि ये सारे जो आरोप लगते हैं वो सीधे वहीं पर जाते हैं कि जितनी भी संस्थाओं को हाईजैक किया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने कर रखा है, और आप कह रहे हैं कि वो खुद ही अब इन संस्थाओं से कहेंगे कि अब आप लोग ठीक से काम करिए। तो मतलब इतने आशावादी आप अचानक कैसे हो गए? नहीं, मैं आशावादी, ये आज वाली तस्वीर देखकर आप हुए? नहीं, आशावादी नहीं हूं। देखिए, अगर मैं मोदी जी की जगह होता, मान लीजिए मैंने गलती की होती जी, मान लीजिए मैंने डिक्टेटर की तरह काम किया होता, मान लीजिए मैंने हिंदू मुसलमान किया होता, लेकिन जब मुझे ये महसूस हो जाता कि देश अब टूटने वाला है, अब ये साउथ नॉर्थ में टूटने वाला है, अब ये जो मुसलमान हिंदू का जो नैरेटिव है बहुत दिन नहीं चलने वाला है, क्योंकि जब मैं नीदरलैंड में जाता हूं वहां के लोग भी पूछते हैं कि हिंदू मुसलमान का नैरेटिव क्यों चलाते हो। वहां भी ये पूछते हैं, आपके नॉर्वे के अंदर भी पूछते हैं कि आपने क्या इस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है और जर्नलिज्म को बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो मैं ये कह रहा हूं, गुड सेंस शुड प्रिवेल, और जो भी सत्ता में बैठे हैं वो सोचेंगे राष्ट्रहित। जो आपने कर दिया, बहुत बड़े पाप किए, बहुत गलत किया देश की गरीब जनता के साथ, जब आपने बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऋण माफ किए, जब आपने उनको सारी देश की संपदा दे दी। रोज खबर आती है एक बड़े पूंजीपति को ईडी पहले अरेस्ट करती है, फिर उसकी प्रॉपर्टी जो है वो इनको चली जाती है, हजारों केसेस हैं और रोज आपको नए नए केसेस सुना। लेकिन मैं कह रहा हूं कभी ना कभी तो सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। अगर आप राष्ट्रभक्त हैं, अगर आप देश के बारे में सोचते हैं, तो देश को, देश के हित को देखते हुए अगर मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े, जो पाप किए वो पता है, लेकिन अगर जो शीर्ष संस्था में बैठे हुए लोग हैं वो ये माने कि ठीक है जो मेरे साथ होगा होगा, लेकिन इस देश के हित में यह है कि एक बार इसको लाइन पे ले आए, वरना देश हमेशा रहेगा और मोदी जी और राहुल गांधी, मैं और आप हमेशा चले जाएंगे। तो राष्ट्रहित में उनको ऐसा करना चाहिए। करेंगे नहीं करेंगे, मैं तो एक राय दे रहा हूं कि ऐसा करें। जो उन्होंने किया है वो गलत किया है, देश के लोकतंत्र और संविधान के साथ मजाक किया है, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चलाया वो गलत चलाया है, गरीबों के पेट पे लात मारी है, अमीरों को फायदा दिया है, सब गलत किया है। लेकिन मैं भगवान से और आपसे प्रार्थना करता हूं अब चेत जाइए, वरना देश के लिए बहुत ज्यादा अहितकारी होगा। जो भारत माता हम सबकी मां है, आपकी भी मेरे को लगता है मां है, उसके हित में अब आप समर्पण कर दीजिए, अब बेईमानी का अंत कर दीजिए, पापों का अंत कर दीजिए और एक ईमानदारी से चुनाव करके अगर जनता आपको नहीं चुनती है, सत्ता च्युत होकर निकल जाइए। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपने की हैं। अब देखते हैं, प्रधानमंत्री लौट रहे हैं 5 देशों की यात्रा से, और उसके पहले काफ़ी कुछ लोगों को एक जो कुछ अपील करके गए थे, लोग काफ़ी उससे डरे हुए थे कि क्या कुछ होने वाला है। अब प्रधानमंत्री आते हैं और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करते हैं। आप जो कुछ उनसे उम्मीद कर रहे हैं उस उम्मीद पर खरे उतरते हैं कि नहीं, या जैसे हो रहा था वैसे ही होगा, ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, तो अब परिवहन व्यवस्था ठप होने की धमकी दे रखी है तमाम ट्रांसपोर्टर्स ने। क्या कुछ होता है, क्या उसी से प्रधानमंत्री का स्वागत होगा और क्या उससे प्रधानमंत्री को कुछ नई सीख मिलेगी, या जो भी हो। राहुल गांधी ने हमला बोला है कि आप विदेश में जाकर क्या कर रहे हैं। तो उम्मीदें देश की जनता को उसी तरीके से है जैसे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी को है कि हर चीज़
कुछ गड़बड़ भले हो गई हो, रास्ता आगे का भले कठिन हो, लेकिन उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। तो अब उम्मीद है कि ये कोशिश की जाएगी और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कुछ ज़्यादा ही उम्मीद रखे हुए हैं। देखना है उम्मीदों पर खरे उतरते हैं प्रधानमंत्री या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कार्यक्रम में आप शामिल हुए। अब हमारी भी निगाह इसी पर रहेगी कि प्रधानमंत्री आने के बाद क्या कुछ ऐसा फैसला लेते हैं जो वास्तव में लोगों के, आम जनता के, देश के हित में होगा, और या फिर वही फैसले लेंगे और उसी को बताते रहेंगे कि यही फैसला देश के हित में है, आम लोगों के हित में है। रहेगी इस पर निगाह। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।